अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस शाहीना खान का, जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं, और मिस्टर ज़ैनुल अमीन का, जो कि लाहौर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे ये 2 चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे अक्सर महसूस होता था किसी ने मुझे अपनी नज़रों के हिसार में रखा हुआ है, मगर वहम समझकर हमेशा झटक देती थी। मगर एक रोज़ हमारे घर में कुछ लोग घुस आए और मेरे बाप के सर पर बंदूक तान कर एक अमीरजादे ने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया और घसीटता हुआ मुझे अपनी हवेली में ले आया। मैं सदमे में थी जब उस शख्स ने हवेली पहुंचते ही मेरे साथ। मैं कॉलेज से घर आई तो भौंचक्का कर रह गई। घर में तैयारियां ऐसे हो रही थीं जैसे किसी की बारात आ रही हो। मेरे माथे पर शिकन बढ़ने लगी। अनजाने वसवसे मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे, और जो मैं सोच रही थी अगर वो हकीकत थी तो आज मैं किसी को भी छोड़ने के हक में नहीं थी। मैं फौरन बोली, अम्मा ये सब क्या हो रहा है? घर की सफाई, खाने सब खैरियत तो है? कहीं आपकी बहनें तो नहीं आ रही? एक ख्याल मुझे ये भी आया, इसीलिए अम्मा को छेड़ते हुए बोली। मेरी अम्मा से मेरा दोस्ताना रिश्ता था। वो मुझे देखते हुए चिढ़कर बोली, ज़्यादा दिमाग खाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। आधा घंटा देर से आई हो। आज तो वैसे भी मेहमान आने वाले हैं, और ये लड़की पूरे चौक का चक्कर लगा कर आई है। कल रात को तुम्हें कहा था ना कि कॉलेज मत जाना, लेकिन लड़की तुम सुनती ही नहीं हो। मेरी अम्मा गुस्सा करते हुए बोली। जैसे जैसे उनकी जुबान चल रही थी, साथ साथ वो अपने हाथ भी चलाकर किचन को समेट रही थी, जबकि मैं फौरन ही अपनी बाहें उनके गले में डालते हुए उन्हें लाड करने लगी। वो मुझे हटाते हुए बोली, महविश देर हो रही है, कमरे में जाओ और तैयार होकर मेरी मदद करो। देखो मैंने बिरयानी दम पर रख दी है, कबाब बनाने रहते हैं। तुम आओ और अपने हाथों से बनाओ। मेहमान को खुसूसन ये पेश करना। वो मेरे सर पर एक चपत लगाते हुए बोली। मैं हैरान हुई और फौरन बोली, क्या माजरा है? कौन से ऐसे मेहमान आ रहे हैं जिनके लिए इतनी तैयारियां की जा रही हैं? सब खैरियत तो है ना? मुझे एकदम ही कुछ अजीब लगा था। मैं मशकूक सी हो गई थी। मुझे एक बहुत बड़ी साजिश अपने खिलाफ नजर आ रही थी। मेरी अम्मा ने एक निगाह मुझे देखा और किचन समेटते हुए मसरूफ अंदाज में बोली, अरे जाओ तो सही, इतने खास नहीं है, मगर तैयार तो होना है ना। अब ज़्यादा देर मत करना, बस कबाब आकर बनाओ, सारा इंतज़ाम मैं कर चुकी हूँ। उनके झुंझलाने की वजह से मैंने दोबारा कोई सवाल नहीं किया था और खामोशी से सर असबात में हिलाकर अपने कमरे में आ गई थी। एक हल्का फुल्का नफीस सा ड्रेस निकाला और जेब तन करके बाहर आ गई। मैंने मेकअप के नाम पर सिर्फ हल्की पिंक लिपस्टिक लगाई थी। मुझे अम्मा देखते हुए बोली, ये क्या फीका सा रंग पहन के आई हो, और ये मेकअप क्यों नहीं किया? वैसे तो बड़ी बन्नो बनकर घूमती रहती हो, आज क्या हो गया? मैं अम्मा की बात पर कहकर लगाकर हंसी तो वो मेरे थप्पड़ जड़ते हुए बोली, महविश दिमाग खराब मत करो, जितना कहा है उतना करो, बल्कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालती हूँ। मैं अम्मा की उजलत समझ नहीं पा रही थी। वो मेरा हाथ पकड़कर घसीटती हुई कमरे में ले आई थी और मैं अरे अरे करती रह गई थी। उन्होंने मेरी अलमारी खोलकर एक डार्क पिंक कलर का सूट निकाला था और मुझे देते हुए बोली, जाओ अब तैयार होकर आओ और मेकअप भी ढंग से करो। इस तरह से सर झाड़ मुंह फाड़ बाहर आने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं फौरन अपनी जगह से खड़ी होते हुए गुस्से से बोली, अम्मा तुम मुझे बताओगी कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो? कौन आ रहे हैं जो तुम मुझे इतना सजा रही हो?
वो मेरी जानिब देखते हुए संजीदगी से बोली, महविश चुप हो जाओ, जितना बोल रही हूं उतना ही करो। क्यों अपनी जिंदगी खराब करना चाहती हो? उनकी इस बात से मैं फौरन ही समझ चुकी थी कि ये मेरे साथ क्या करना चाह रही हैं। मैं यकदम हत्थे से उखड़ गई और गुस्सा करते हुए बोली, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं अभी शादी वगैरह नहीं करना चाहती। मुझे अभी अपना कैरियर बनाना है। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और देखना अम्मी, मैं एक रोज कामयाब जरूर होंगी। आपको अपनी बेटी पर फख्र होगा। मुझे थोड़ा तो वक्त दे दो। मेरी बात सुनकर मेरी माँ यकदम ही गुस्से से फुंकारे, तुम ये बात क्यों फरामोश कर देती हो कि तुम एक दर्जी की बेटी हो, और एक दर्जी की बेटी के ख्वाब इतने ऊंचे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब ये ख्वाब टूटते हैं ना तो इंसान रेजा रेजा हो जाता है। इंसान को अपनी चादर उतनी ही फैलानी चाहिए जितनी उसकी हैसियत हो। खुदा के लिए खुद को संभालो। तुम डॉक्टर नहीं बन सकती। तुम्हारा बाप एक दर्जी है और एक डॉक्टर की पढ़ाई बहुत महंगी होती है। अपना घर बसाओ और मेरे घर से जाओ। तुम्हारे पीछे मेरे और 2 बच्चे हैं, उनका भी मुस्तकबिल मुझे संवारना है। आज तुम्हारी शादी होगी तो कल तुम्हारी छोटी बहन के लिए एक अच्छे घराने से रिश्ता आएगा, और अगर तुम इस तरह ही मेरे सर पर बैठी रही तो लोग तुम दोनों बहनों में ऐब निकालना शुरू कर देंगे कि अगर बड़ी ऐसी है तो फिर छोटी भी मसले मसाइल होंगे। लोग ये नहीं समझते कि हम शादी क्यों नहीं करते, बल्कि लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं। जबकि मैं अपनी माँ को हैरान होकर देख रही थी कि उसकी सोच कितनी ज्यादा छोटी थी। मैं कुछ कहती उससे पहले ही उन्होंने मेरा बाजू गुस्से से मरोड़ा था और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बाप और मैं इस मुआशरे में सर उठाकर चले तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि खामोशी से आने वाली औरतों के सामने सर झुकाकर बैठ जाना। मेरी आंखों में नमकीन पानी भरने लगा था। मेरी माँ किस तरह से मेरे ख्वाबों के बीच आ रही थी। मैंने उन्हें यकीन दिलाया था कि मैं अब्बा के पैसों से पढ़ाई नहीं करूँगी। मैं इतनी कामयाबी हासिल करूँगी कि मैं स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगी। लेकिन मेरी माँ तो मेरी कोई बात सुनने की रवादार ही नहीं थी। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे तैयार करवा दिया, लेकिन मेरी आंखों से मुसलसल आंसू निकलते जा रहे थे। मैं किसी भी औरत के सामने शो पीस बनकर बैठना नहीं चाहती थी। मेरी सोच बहुत अलग थी। मेरा मानना था कि इंसान को ऐसा बनना चाहिए कि लोग आपकी चाह करें, आप किसी और के नहीं। थोड़ी देर बाद मुझे उन औरतों के सामने बिठा दिया गया था जो मुसलसल मुझे तनकीदी निगाहों से देख रही थीं। मेहमान जो आए थे उनमें 2 औरतें शुमार थीं और एक आदमी बैठा हुआ था। मेरे अब्बू से बातचीत कर रहा था। एक औरत मेरी जानिब देखते हुए बोली, खाना वगैरह आता है ना तुम्हें पकाना? उनका अंदाज बहुत ही हकीराना था। शायद मैं उन्हें खास पसंद नहीं आई थी। मैंने खामोशी से सर असबात में हिला दिया और मेरी अम्मा उनकी खुशामद करते हुए बोली, जी जी बहन, ये बिरयानी और कबाब मेरी बेटी ने ही बनाए हैं। जबकि मैं हैरत के समंदर में गौताजन थी कि मेरी अम्मा क्यों झूठ बोल रही हैं, लेकिन मैंने खामोश रहने में ही आफियत जानी थी। वो दोनों औरतें और वो आदमी पेट भर के हमारे घर से गए थे। मेरी अम्मा और अब्बा मुसलसल एक ही दुआ कर रहे थे कि इस रिश्ते से हाँ हो जाए तो वारे के न्यारे हो जाएंगे। लड़के वाले बहुत अमीर हैं, लड़के की तो सरकारी नौकरी भी है। मेरी अम्मा उनके गुण पर गुण गाए जा रही थी, जबकि मेरे कान अब पक चुके थे। रात के 8 बजे उनका फ़ोन आ गया था। मेरी माँ की तो बाछें खेल उठी थी। उन्हें गुमान था कि उनकी बेटी के लिए हाँ हो जाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। मैं तो पहली नज़र में ही देखकर उन लोगों को समझ चुकी थी कि वो बड़े लालची किस्म के लोग हैं। हमारा घर और मेरे माँ बाप की नौकरी देखकर खामोश हो जाएंगे, और उन्होंने ऐसा ही कहा था।
फ़ोन करके अम्मा से मुआवज़त कर ली थी और साथ ये भी कहा था कि अपनी बेटी को बोलने के कुछ गुण सिखाओ, जबकि मेरी अम्मा ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो अब भी मुझसे खफा खफा रहने लगी थी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जो काम वो करना चाह रही थी उससे मुझे सख्त चिढ़ हो रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तकरीबन 2 दिन तक हमारे घर में मुकम्मल खामोशी छाई रही थी। मेरी माँ थी, बेटी ही आखिरकार झुक गई और अम्मा को मना लिया था, जबकि मेरी माँ ने साफ कह दिया कि वो मेरी शादी हर हाल में करवाएंगी। उन्होंने ठान ली थी। उनका कहना था कि मेरी बड़ी बहन और छोटी बहन के बच्चों की भी शादियां हो गई थी और अब तो तुम्हारी फूफो की बेटियां भी शादी कर रही हैं, तो बस अब मैं तुम्हारी भी करवाऊंगी। जबकि मैंने अपनी अम्मा को समझाया कि वो लोग बहुत बड़े बड़े हैं। मेरी फूफो की बेटियों की उम्र 25 से 27 साल थी, जबकि खाला वालों की बेटियां भी बहुत बड़ी बड़ी थीं और यहाँ मेरी उम्र 19 बरस भी नहीं हुई थी। और मेरी अम्मा किस तरह से मेरे पीछे पड़ गई थी। मैंने अब्बा से बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे पढ़ना है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने भी साफ कह दिया था कि बेटियां जल्द ही अपने घर की हो जाएं तो माँ बाप अपने फ़र्ज से सुबुकदोश हो जाते हैं, और मैं भी अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहता हूँ। अब्बा की बात सुनकर मैंने उनसे ज़्यादा बहस नहीं की थी। उन्हें मालूम नहीं था कि पढ़ाई की क्या कीमत होती है। उन्होंने बचपन से सिलाई की थी और बड़े होने के बाद उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुकान कर ली थी, जिसमें वो बहुत मेहनत करके हमारे घर का चूल्हा जला रहे थे और मेरे 2 छोटे बहन भाइयों की फीस अदा कर रहे थे। लेकिन मैं कुछ बड़ा करना चाहती थी। और कहते हैं ना, जब इंसान किसी चीज़ की सच्ची लगन करे तो एक ना एक रोज़ उसका ये ख्वाब पूरा होता ही है। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरा ये ख्वाब इस तरह पूरा होगा कि मैं इस खुशी को पाने के बाद भी खुशी महसूस नहीं करूँगी। इस रिश्ते के बाद भी अम्मा मेरे लिए 2-4 रिश्ते और लाई थी, लेकिन लड़के वालों ने बहुत डिमांड रखी थी, जिसके बायस तमाम रिश्तों से इनकार हो गया था और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। मुझे मालूम था मेरी शक्लो सूरत में कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे हुस्न से माला माल रखा था, बस मसला मेरे मुआशरी हालात का था। मुझे सब बातों का इल्म था कि ये मुआशरा पैसों को ही तरजीह देता है। यहाँ पर औरत से शादी नहीं की जाती, बल्कि कारोबार किया जाता है। जहेज़ आएगा तो हमारा बच्चा कारोबार करेगा, बड़ा बनेगा, उसका मुस्तकबिल संवर जाएगा। लोग इसलिए ही तो शादियाँ करते हैं। मुझे सब चीज़ों का इल्म था, इसीलिए मैं खुद को पहले एक ऐसे मकाम पर देखना चाहती थी जहाँ पर लोग मेरी चाह करें, ना कि मैं किसी की चाह करूँ। वक्त का काम है गुजर जाना। मेरा आज 3rd ईयर के दूसरे साल का पहला दिन था। हम लोगों का बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया था। हम अपने कॉलेज के सीनियर थे, इसीलिए सब ही हमें इज़्ज़त की निगाहों से देख रहे थे। मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन वसाइल इतने नहीं थे कि मैं वहाँ एडमिशन लेती। बस 3rd ईयर के 2 साल पूरे करके अब्बा से इजाज़त लेनी थी, उसके बाद अल्लाह मालिक था। लेकिन आज मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। आज मैं किस शख्सियत से मिलने वाली हूँ और उसे मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी किस तरह तब्दील होने वाली है। मैं अपनी चंद दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी खुशगपियों में मसरूफ़ थी। अभी हमारा 1st ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया था, इसीलिए हम सभी परेशान थे। लेकिन कॉलेज आने की भी अलग ही खुशी थी। अभी हमें बैठते हुए कुछ देर ही हुई थी कि हम सबको बड़े हाल में बुला लिया गया था, क्योंकि एक छोटा सा फंक्शन मुनक्किद किया जा रहा था। मैं और मेरी सहेलियां अब घर जाना चाहते थे, मगर प्रिंसिपल मैडम का हुक्म था कि 3rd ईयर के तमाम तालिब इल्म ज़रूर इसमें शिरकत करें। यह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है। और मैं तो काफ़ी होनहार तालिब इल्म थी। मैं ऐसी तकरीबात कभी भी मिस नहीं करती थी। मैं अभी हाल में जाकर फ्रंट सीट पर बैठी ही थी कि मेरा नाम माइक में अनाउंस किया गया था।
अचानक हुई उस उफ्ताद पर पहले ही काफ़ी हैरान हुई, लेकिन फिर पुरएतमाद तरीके से स्टेज पर चली गई थी। अचानक ही मेरे हाथों में माइक थमा दिया गया था और मुझे हुक्म दिया गया था कि आपको अभी के अभी एक औरत पर तकरीर करनी है। मैं कुछ पल के लिए तो बिल्कुल ही चुप हो गई थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैंने क्या करना है, क्या बोलना है। लेकिन फिर सामने इतने सारे बच्चों और अपने असातिज़ा को देखकर थोड़ा जोश में आई और फिर बोलती चली गई थी। मैंने एक लड़की के पैदा होने से लेकर मरने तक पूरे सफ़र को अपने लफ्ज़ों में बयान कर दिया था। जब मैं आखिरी अल्फाज बोलकर सर झुका रही थी, तब पूरा हाल तालियों से गूंज उठा था। कुछ तो मेरे एजाज में खड़े हो गए थे। मैं अपने लिए इतनी हौसला अफजाई देखकर बहुत खुश हुई थी और खामोशी से अपने दोस्त के बराबर जाकर बैठ गई। मुझे अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि अचानक ही अपने वजूद पर मुझे किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई। परेशान हो गई कि आखिर कौन देख रहा है, लेकिन फिर कुछ सोचकर सर झटक दिया। अभी मैंने तकरीर की थी, शायद तलेबा देख रहे हों, लेकिन मैं हकीकत से नावाकिफ थे। थोड़ी देर बाद ही प्रोग्राम ख़त्म हो गया था और हम सब अपने अपने घर तशरीफ़ ले गए थे। लेकिन वो तकरीब मेरे लिए क्या मुसीबत खड़ी करने वाली थी, इस चीज़ से मैं बिल्कुल ही लाइल्म थी। मैं घर गई तो अम्मी ने खामोश निगाह मेरे वजूद पर डाली और अपने कमरे में बंद हो गई। ना आज आते ही उन्होंने मुझे कोई बात सुनाई थी, ना ही कुछ कहा था। उनका चुप हो जाना मुझे बहुत बुरी तरह डरा चुका था। ना जाने उन्हें क्या हुआ था। मैं अपनी अम्मी की नाराज़ी ज़रा भी बर्दाश्त नहीं करती थी। वो एक ही तो थी जिससे मैं लड़ती भी थी, प्यार भी करती थी, अपनी बातें भी मनवाती थी और अपने लाड भी उठवाती थी। अगर वो ही मुझसे खफा हो जाएं तो मैं किस तरह घर में गुजारा करती। मैं सारी चीज़ों को पसे पुष्ट डालकर अपनी अम्मी के कमरे में चली गई। वो बेड पर काफ़ी गुमसुम नज़र आ रही थी। मैं उनके पास जाकर बैठी और उनसे बोली, अम्मी जान, आपको क्या हो गया है? एक रिश्ता ही तो ख़त्म हुआ है, अल्लाह ताला और रिश्ते भेजेगा। इतनी सी बात को दिल से नहीं लगाते। आप मुझे माफ़ कर दें अगर मेरी वजह से आपकी दिल आज़ारी हुई है। जबकि मेरी अम्मी मेरी तरफ देखते हुए बोली, ये सुल्तान दुरानी कौन है? मैंने लाइल्मी से कंधे उचका दिए थे। मैं तो ज़िंदगी में ये नाम पहली बार सुन रही थी। वो मेरी जानिब देखते हुए यकदम गुस्से से फंकारी, महविश, मुझे सच सुनना है, बताओ ये सुल्तान दुरानी कौन है? मैं यकदम ही झुंझला गई थी और गुस्से से बोली, अम्मी क्या हो गया आपको? जब से आई हूँ कभी रूठ रही हैं, कभी किसी सुल्तान दुरानी के बारे में पूछ रही हैं। आपको कुछ होश भी है कि आपकी बेटी कितनी थकी हारी कॉलेज से आती है और आप फजूल सवालों की लाइन मेरे सामने लगा देती हैं। लेकिन अचानक ही मेरे गाल पर पड़ने वाले थप्पड़ ने मेरी चलती हुई जुबान को बंद कर दिया था। वो मेरी जानिब देखते हुए गुस्से से बोली, महविश, मुझे बकवास नहीं सुननी, मुझे सच सुनना है। बताओ ये सुल्तान दुरानी कौन है? जबकि इस बार मेरी आंखों में नमी आ गई थी। यानी मेरी अम्मी मुझसे मजाक नहीं कर रही थी, बल्कि वो बहुत ज्यादा संजीदा थी। मैं उनकी जानिब देखते हुए गुलूगीर लहजे में बोली, खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम कि सुल्तान दुरानी कौन है। आप तो जानती हैं कि मैं इन मामलात पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती। मेरा ज़्यादातर रुझान मेरी पढ़ाई पर ही होता है। मैं तो अभी कॉलेज से आई हूँ, मुझे क्या इल्म कि ये कौन है सुल्तान दुरानी। जबकि मेरी वालिदा मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे आने से कुछ देर कब्ल एक शख्स आया था। उसका लिबास बहुत कीमती था, बहुत बड़ी गाड़ी में आया था, काफ़ी सारे बावर्दी गार्ड्स भी थे। घर में आते ही उसने मुझे पुकारा था और दीदा दलेरी से हमारे लाउंज में बैठ गया। तुम्हारे अब्बा भी दुकान से काम के सिलसिले में घर आए थे। उस शख्स को देखकर हम दोनों ही हैरान थे कि ये बिना इजाज़त हमारे घर में कैसे घुस गया।
और इस तरह क्यों बैठा है? हमने उससे इस चीज का सवाल पूछा तो बिल्कुल संजीदा लहजे में बोला कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, और अभी इसी वक्त। मैं थोड़ी देर में अपने साथ काजी को लेकर आऊंगा। जब तक आपकी बेटी भी घर आ जाएगी, अच्छा सा लिबास पहनाकर तैयार कर देना। मुझे अपनी दुल्हन रूखी फीकी बिल्कुल पसंद नहीं है। जबकि मैं फटी फटी निगाहों से अपनी मां को सुन रही थी। अब मुझे लग रहा था कि मेरी अम्मी मजाक कर रही हैं। मैं फौरन ही बोली, अम्मी, मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं? वो एक बार फिर बोली। हाँ महविश, अभी थोड़ी देर पहले ना जाने कौन शख्स आया था जो बोल रहा है कि मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा और अभी के अभी रुखसत करवा के घर ले जाऊंगा, और अगर किसी ने भी मेरे मामलात में जरा दखल अंदाजी की कोशिश की तो इस घर के सरबराह को गोलियों से छलनी कर दूंगा। जबकि मेरा दिल मुंह को आ गया था। मेरी माँ क्या बोल रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उनकी तरफ देखते हुए बोला, अम्मी, अगर ये मजाक है तो निहायत ही वाहियात है। मैं ऐसे किसी शख्स को नहीं जानती जो हमारे घर में अचानक आता है और मेरे लिए रिश्ता मांग लेता है। मुझे शादी नहीं करनी है। अभी मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती हूँ और बहुत आगे जाना चाहती हूँ। क्यों आप दोनों मेरे पीछे पड़ गए हैं? मैं तो यही समझी थी कि मेरी अम्मा ही जबरदस्ती का रिश्ता मेरे सर थोप रही हैं। उस आदमी के कहने के ठीक मुताबिक वो हमारे घर में कुछ देर बाद ही दाखिल हो चुका था। मैं तो गुस्सा करके अपने कमरे में बंद हो गई थी, लेकिन अचानक ही आवाज़ों से मैं बाहर आई तो वाकई एक बहुत पुरकशिश और वजह मर्द हमारे लाउंज में बैठा हुआ था। मैंने उस शख्स को थोड़ा गौर से देखा तो मुझे ये आदमी देखा देखा मालूम हुआ, लेकिन मैं उसकी असल शनाख्त नहीं कर पाई थी। लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर आई और उसको सामने से देखा तो मेरी आंखों के सामने वही शख्स आ गया था जो असातिज़ा के साथ बैठा हुआ मुझे बहुत दिलचस्पी से देख रहा था। एक पल को तो मुझे तकरीर करते हुए उस पर बेतहाशा गुस्सा आया था, लेकिन फिर मैं खामोशी से अपने काम में मगन हो गई थी। उस आदमी की उम्र तकरीबन 35 साल थी और वो मुझसे 19 साल की लड़की से शादी करना चाहता था। मैं फौरन ही उसके मध्य मुकाबिल आई थी और गुस्से से फंकारी। जबकि उसने जो बात बोली उसके बाद मुझे अपना आप बिल्कुल खत्म महसूस हुआ था। उसने मेरी जानिब देखा और कहने लगा, अगर तुमने अभी के अभी मुझसे निकाह नहीं किया तो मैं तुम्हारे बाप को इस वक्त ही ख़त्म कर दूंगा, और रही तुम्हारे कॉलेज की बात तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पर ऐसा ठप्पा लगवाऊंगा कि तुम ताउम्र अपनी पढ़ाई आगे नहीं कर पाओगे। उस आदमी की पावर से मैं कुछ वाकिफ थे। अगर वो हमारे प्रिंसिपल के बराबर में बैठ सकता है तो वो कोई मामूली शख्स नहीं हो सकता। मुझे कुछ कुछ झलकियां अपने प्रिंसिपल ऑफिस की भी याद आ रही थी। उस शख्स को मैंने पहले भी 1-2 बार प्रिंसिपल ऑफिस में बैठा हुआ देखा था, लेकिन मैं जानती नहीं थी कि यह आदमी कौन है। और अचानक ही जब उसके 2 गार्ड्स ने मेरे बाबा के सर पर अपनी बंदूक रखी तो मैंने हथियार डाल दिए थे और अपने बाप की खातिर सर झुका दिया था। उसने मुझसे निकाह कर लिया और फौरन ही रुखसती की बात भी कर डाली। मेरी अम्मी इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रजामंद नहीं थी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि अभी निकाह हो चुका है, हम रुखसती नहीं दे सकते। लेकिन वो ज़बरदस्ती करके मुझे अपने साथ ले गया। उसका घर नहीं बल्कि कोई महल था जिसको देखकर मैं मबहूत रह गई थी। मेरे लबों पर चुप का कुफ्ल लगा था। घर जाते ही उसने मेरी कमर में हाथ डाला और मुझे घुमाता हुआ बोला, मेरी जान, आज से ये घर तुम्हारा है। अब तुम्हें इसे अपने तरीके से चलाना है। तुम्हारे एतमाद से मैं बेहद मुतासिर हुआ था। कई रोज से मैं एक लड़की की तलाश कर रहा हूँ जिसे मुझे शादी करनी थी, और तुम मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। ना जाने तुम में ऐसी कौन सी कशिश थी
जो मुझे तुम्हारे जानिब खींच रही थी। खैर, अगर तुम्हें मेरा तरीका बुरा लगा है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसा ही हूँ। तुम्हें मेरे साथ ज़िंदगी हर हाल में गुजारनी ही पड़ेगी, जबकि मुझे उस शख्स से नफ़रत महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से मैं अपने बाप की निगाहों में बुरी बन गई थी। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि अम्मा और अब्बा मुझसे खफा है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे माँ बाप का दिल तो मेरी तरफ से और बढ़ गया था, क्योंकि मैंने उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए खुद की खुशियाँ कुर्बान कर दी थी। लेकिन कहते हैं ना, जो बच्चे अपने माँ बाप का सोचते हैं वो कभी भी बर्बाद नहीं होते। उस अजनबी शख्स ने मुझे बहुत मान बख्शा था, मुझे इतनी मोहब्बत दी थी कि मैं हैरान रह गई थी। मैं जो इन शादी जैसे रिश्तों को नहीं मानती थी, उसने मुझे ये सब कुछ मानने पर मजबूर कर दिया था, और उसने मेरी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए मुझे आला तालीम दिलवाई थी। और अब मैं एक काबिल डॉक्टर बन चुकी हूँ और हाउस जॉब कर रही हूँ। उसका तरीका ज़रूर गलत था, लेकिन उसका इरादा नेक था, इसीलिए मैंने उसे माफ़ करके अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी थी। दोस्तों, ये थी एक ऐसी मायूस लड़की की कहानी जो कि शादी जैसे हसीन और ख़ूबसूरत बंधन से नाउम्मीद थी, जिसे ये खबर नहीं थी कि खुदा ने उसकी ज़िंदगी में कैसी बहार रखी है। इसलिए तमाम लड़कियों और लड़के मायूसी छोड़ें और खुदा से दुआ मांगें कि खुदा उनका नसीब बहुत प्यारा करे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।